पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर और कसा शिकंजा। गिरफ्तारी के लिए पहुंची इस्लामाबाद पुलिस का इमरान समर्थकों से टकराव। तोशाखाना मामले में इमरान के खिलाफ जारी हुआ है गैर जमानती वारंट। तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ कथित हिंसा पर हंगामा जारी। मामले की जांच के लिए गठित समिति के सदस्यों ने प्रवासी श्रमिकों से की मुलाकात। सुरक्षा का दिया आश्वासन। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, रिपोर्ट मिलने पर होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री की अपील के बाद G20 कार्य समूह ने ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के साथ की विशेष चर्चा। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक क्रांति पर विचार विमर्श। वित्तीय समावेशन पर कार्य समूह की दूसरी बैठक कल से हैदराबाद में होगी शुरू। विपक्षी नेताओं को नहीं रास आ रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। विरोध में पीएम को लिखा पत्र, भाजपा ने जताया ऐतराज। कहा, परिवारवाद में डूबे नेता लोकतंत्र बचाने की दे रहे हैं दुहाई। पीएम मोदी सोमवार को स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट उपरांत वेबिनार को करेंगे संबोधित। नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, आईसीएमआर प्रयोगशालाओं के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपयोग सहित अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। इस साल का नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन कल होगा शुरू। समुद्र में आईएनएस विक्रांत पर सम्मेलन का पहला चरण किया जाएगा आयोजित। रक्षा मंत्री स्वदेशी विमान वाहक पर नौसेना कमांडरों को करेंगे संबोधित। और देश के विभिन्न हिस्सों में रंग के त्योहार होली की दिखाई देने लगी है धूम। जगह जगह होली मिलन समारोह का हो रहा है आयोजन। धर्मनगरी काशी और मथुरा में लोग होली के रंग में दिखाई दे रहे हैं सराबोर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत पाकिस्तान से जुड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शिकंजा सख्त होता जा रहा है। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने इमरान खान के किसी भी बयान को टीवी पर दिखाने पर पाबंदी लगा दी है। इससे पहले आज इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन इमरान समर्थकों की भीड़ को देखते हुए गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लाहौर स्थित आवास के बाहर रविवार को दिन भर हंगामा चलता रहा। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट तामील कराने पहुंची थी, लेकिन पीटीआई समर्थकों की भीड़ को देखते हुए गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तोशाखाना मामले में समन की बार बार अवहेलना के बाद इस्लामाबाद की अदालत ने 28 फरवरी को इमरान खान के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें 7 मार्च को पेश करने का आदेश दिया था। इमरान के आवास पर पहुंची इस्लामाबाद पुलिस की टीम को बताया गया कि वो घर पर नहीं हैं, जबकि इमरान अंदर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे। इमरान समर्थकों की भीड़ और उग्र तेवरों को देखते हुए पुलिस पीटीआई नेताओं को बस वारंट ही थमा सकी। अंदर इमरान अपने संबोधन में पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर जुबानी वार करते रहे। तोशाखाना मामला कई महीनों से इमरान खान के सिर पर तलवार बनकर लटका हुआ है। पाकिस्तानी चुनाव आयोग इस मामले में इमरान खान को अयोग्य ठहरा चुका है। आइए समझते हैं कि तोशाखाना मामला दरअसल है क्या। तोशाखाना पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मिलने वाले उपहारों का भंडारगृह है। नियमों के अनुसार 30,000 रुपए से अधिक मूल्य के किसी भी उपहार को इसमें जमा कराना होता है। जमा किए गए उपहार को अगर प्रधानमंत्री खुद रखना चाहे तो उसे 50% कीमत देनी होती है। तोशाखाना के अधिकारी उपहार के मूल्य का निर्धारण करते हैं। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने महंगे उपहारों का कम मूल्य लगवाया। कम मूल्य निर्धारित कराने के बाद उसका 50% मूल्य देकर वो उपहार ले लिए। उपहारों को बाद में बड़ी कीमत पर बेच दिया गया। उपहारों को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए गए, जिसका उल्लेख आय दस्तावेजों में नहीं हुआ। 2020 में एक पत्रकार ने आरटीआई डालकर तत्कालीन पीएम इमरान खान को मिले उपहारों का ब्यौरा मांगा। सरकार ने विदेश नीति पर असर की बात कहकर जानकारी नहीं दी। संघीय सूचना प्रभाग ने सरकार को जानकारी देने का आदेश दिया।
तत्कालीन इमरान सरकार ने फिर भी सूचना नहीं दी और मामला अदालत में चला गया। इस बीच इमरान सरकार गिर गई और नई सरकार ने सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी। चुनाव आयोग की शिकायत पर इस्लामाबाद की अदालत इस मामले में इमरान खान के खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई कर रही है। इमरान खान कोर्ट के बार बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि यह मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। इमरान पिछले साल गोली लगने की घटना का बहाना लेकर पेशी से बचते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला के तहत ये वेबिनार स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है, जो एक दूसरे के पूरक हैं और अमृतकाल के दौरान सप्तऋषि के तौर पर काम करेंगे। समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, ICMR की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और चिकित्सा उपकरणों के लिए बहुविषयक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा बजट में की गई है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा भी बजट में की गई है, जिसके तहत इस बीमारी से प्रभावित जनजातीय इलाकों में 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही फार्मा क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा भी की गई है। स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र के लिए बजट में की गई इन महत्वपूर्ण घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के मकसद से इस पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य और फार्मा सेक्टर को कवर करते हुए एक साथ 3 ब्रेकआउट सत्र आयोजित होंगे। इन सत्रों में नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, ICMR प्रयोगशालाओं के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा उपयोग, फार्मा क्षेत्र में नवाचार और चिकित्सा उपकरणों के लिए बहुविषयक पाठ्यक्रमों से संबंधित बजट घोषणाओं को कवर किया जाएगा। इस वेबिनार में केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के मंत्री और सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों के हितधारक, स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, निजी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और संस्थानों के प्रतिनिधि भी इस वेबिनार में हिस्सा लेंगे और बजट घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। नागालैंड के सीएम ने भाजपा द्वारा नई सरकार के गठन के लिए समर्थन देने पर आभार जताया। उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा को शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी आमंत्रित किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को और अधिक भव्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद गोवा राष्ट्रीय खेल जैसा बड़ा आयोजन करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको और भव्य कैसे बनाया जाए, ये पिछले 2-3 वर्षों में बहुत शानदार प्रयास हुए हैं और सब लोगों ने इसमें एक बदलाव देखा है, बहुत भव्यता देखी है। अब फिल्मों के साथ साथ जहां एक और फेस्टिवल होता है, फिल्म बाजार लगता है, तो फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा भी गोवा में पहले से ज्यादा मिला है। उसी तरह से ही खेलों के क्षेत्र में भी हम कहीं पीछे न रह जाएं, तो गोवा एक पहली बार, बहुत छोटा राज्य है लेकिन इतना बड़ा आयोजन नेशनल गेम्स का आने वाले कुछ महीनों में करने के लिए तैयार है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके साथ साथ एक बहुत सफल आयोजन वर्ल्ड टेबल टेनिस का स्टार कंटेंडर का किया गया। दुनिया भर के टॉप 200 खिलाड़ियों को भारत में आना और भारत के 40 से ज्यादा खिलाड़ियों को इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने का अवसर देना, ये पहली बार हुआ है और इसका बहुत सफल आयोजन गोवा में हुआ। गोवा सरकार को और बाकी आयोजकों को बहुत बधाई। और अब बात पुस्तक मेले की। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला रविवार को संपन्न हो गया। मेले के आखिरी दिन काफी संख्या में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ी। 9 दिवसीय पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों के मिले अच्छे रुझान से प्रकाशक भी काफी उत्साहित नजर आए। 25 फरवरी से शुरू हुआ नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला रविवार को
आखिरी दिन रहा, किस तरह का रहा इस मेले में प्रकाशकों के लिए ये मंच? सिंस 1972 और इसके आयोजक NBT और ITB वगैरह मिलकर बहुत अच्छे ढंग से, मैं समझता हूँ वेरी वेल मैनेज, बहुत बड़ी तादाद में पब्लिशर्स, बाहर के पब्लिशर्स, फॉरेन पब्लिशर्स, इंडियन पब्लिशर्स ऑल इंडिया लेवल पर, और पार्टिसिपेंट्स की है, लोगों की बहुत रुचि है। मैं देख रहा हूँ ऐसे है जैसे बहुत बड़ा मेला नहीं हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बहुत कवरेज दी है, इतने टाइप की वैराइटीज़, आप उसको ई बुक कह लीजिए, डिजिटल बुक में कह लीजिए, इतनी वैराइटीज़ में आ गया है आज बच्चे के पास घर बैठे बैठे उसके पास सब चीज़ अवेलेबल है। बट यहाँ पर क्या, एक ही प्लेटफॉर्म पर उसको सब चीज़ें मिल जाती हैं, उसका फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्टोरी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सबसे बड़ा एडवांटेज है बुक फेयर का। और मैं समझता हूँ एकेडमिशियंस के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, प्रिंसिपल के, टीचर्स के लिए और पेरेंट के लिए। मेले में पुस्तकों के अलावा रोबोट भी देखने को मिले, किस तरह के रोबोट लेकर आए? गोयल ब्रदर्स प्रकाशन एंड IIT अलुमनाइज की तरफ से एक नया वेंचर लॉन्च किया है हमने, इन्वेंटेंट। सो इसके अंदर अभी तक स्कूल्स के अंदर क्या हो रहा था कि बच्चे सिर्फ बुक्स के थ्रू ही ये सारी चीज़ सीख पाते थे या पढ़ पाते थे। 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अगर कोई भी चीज़ बुक पे सीख रहे हैं या किसी भी चीज़ के अंदर सीख रहे हैं तो उसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके अपनी लाइफ में चला सके। वेरी नाइस प्लेस टू विजिट, स्पेशली फॉर माई सन। आज लास्ट डे था एंड ही गॉट ऑल द बुक्स ही वांटेड टू हैव हियर। मेला काफ़ी अच्छा है, हम तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे इस मेले का, काफ़ी नई नई बुक्स देखने को मिली। अपनी फैमिली के साथ आया था यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया गया है पूरा बुक फेयर। यहाँ पे सब पसंद की बुक्स मिल गई थी तो अच्छा लगा वो भी, और लास्ट दिन था इसलिए भी आए थे। आफ्टर 3 इयर्स ये पुस्तक मेला नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से अरेंज किया गया। हम लोगों को था कि शायद पब्लिक ड्यू टू एग्ज़ाम कि पूरी दिल्ली में, पूरे इंडिया में CBSE के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मे बी वी विल गेट वेरी लोअर रिस्पॉन्स, लेकिन बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। 120 साल से ऊपर हो गए हैं अब, एंड मेले में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बिकॉज मेरे को कितने फ़ोन्स आए कि मतलब आपका स्टॉल किधर है, कहाँ है, और वो मतलब हमारे बहुत पुराने रीडर्स, 20-20 साल पुराने रीडर्स, वो भी आके स्पेशली अहमदाबाद वगैरह अलग अलग सिटीज़ से, सिर्फ दिल्ली के नहीं, अलग अलग सिटी से आके स्पेशली हमारे स्टॉल पे आने के लिए मुझे फ़ोन करते थे। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के आखिरी दिन काफ़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी मेले में पहुंचे और लोगों ने जमकर पुस्तकों की खरीदारी भी की। यहाँ लोग पहुंचकर काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली स्थित राजघाट पर पूर्वांचल माटी महोत्सव का 6वां संस्करण रविवार को आयोजित हुआ। पूर्वांचल की कला संस्कृति को सहेजने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करते इस महोत्सव में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने हिस्सा लिया। मेरा बचपन भी साथ ले आया गांव से जब भी आ गया कोई। जी हां, जब भी अपने गांव की सौंधी माटी की सुगंध की चर्चा कोई करता है तो गांव की गलियों और चौबारों में बीती बचपने की यादें ताजा हो जाती हैं। दिल्ली NCR में रहने वाले पूर्वांचल वासियों को सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ने के मकसद से नई दिल्ली स्थित राजघाट परिसर में पूर्वांचल महोत्सव माटी के 6ठे संस्करण का आयोजन हुआ। माटी महोत्सव में भाग लेने आए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारी पारंपरिक संस्कृति और विचारों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यह बहुत ही सुखद है कि आज आप सभी के साथ यहाँ इस माटी उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह महोत्सव हमारी उत्सव धर्मी संस्कृति का एक तरह से उजास है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस मौके पर माटी ट्रस्ट के चेयरमैन राम बहादुर राय ने कहा कि यह महोत्सव पूर्वांचल की लोक संस्कृति को दिल्ली सहित देश भर में आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है। माटी का जो आयोजन है वह माटी के बल पर, अपने बल पर पूर्वांचल का विकास हो सके या पूर्वांचल के लोग आगे बढ़ सके, इसकी एक कोशिश है। कार्यक्रम के आयोजकों के मुताबिक माटी की कला, संस्कृति और धरोहर हमारे मन को मिट्टी से जोड़ती है। निस्वार्थ भाव से आई थिंक जो माटी का क्रिएशन है वो उस प्लेटफॉर्म है। आप देखिए सब लोग आते हैं, उनकी ख्वाहिश रहती है, कोई कुछ न कुछ करता रहता है, ऐसे ही मूवमेंट बनता है और मूवमेंट से जहाँ वहाँ के जो बच्चे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी अगर तरक्की होती है तो सबको खुशी होती है। मेरा बचपन भी साथ ले आया गांव से जब भी आ गया कोई। हम लोग गांव घर और गांव की और पूर्वांचल की संस्कृति और संस्कारों को
नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान पूर्वांचल की कला और संस्कृति को सहेजने में योगदान देने वाली विभूतियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मानित भी किया। मैं अब इंटेल इंडिया को लीड करती हूँ, उसकी प्रेसिडेंट हूँ और अब मेरे पास वो मौका है कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर सकूँ और पूर्वांचल के लिए कर सकूँ। पूर्वांचल के लोग को एक दूसरे से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्थ के हिसाब से देखें तो पूर्वांचल अभी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हमको बहुत काम करना उस क्षेत्र के लिए। जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए, बल्कि कंट्री नहीं बल्कि अपने एरिया के लिए कर रहे हैं। तो अपने गांव के लिए हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो पूरी हमने दिया हुआ है। माटी महोत्सव में भाग लेने आए पूर्वांचल वासियों ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर के प्रति असीम प्रेम ही हमें बार बार अपनी मिट्टी की ओर खींच लाता है। तमाम पूर्वांचल के लोग, तो तमाम गणमान्य हस्तियां हैं, आज यहाँ पधारी हैं और उनके माध्यम से एक सांस्कृतिक मेल मिलाप होता है। लोग मिलते हैं, आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं। पूर्वांचल की खुशबू से महक रहे राजघाट परिसर में आयोजित माटी महोत्सव के जरिए एक और जहां उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की सदियों पुरानी लोक कला और बहुरंगी संस्कृति को सहेजने का काम हो रहा है, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने का सार्थक प्रयास भी किया जा रहा है। माटी पूर्वांचल महोत्सव के जरिए एक और जहां गांव में विरासत की जो तस्वीर है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की सोंधी माटी की जो सुगंध है, उसको राजधानी दिल्ली में महकाने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम एक और जहां भारत की पौराणिक संस्कृति को जीवंत करने का काम करते हैं, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का जरिया भी बनते हैं। मेरे से कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली से सटे गाजियाबाद के 47वीं पीएसी टास्क फोर्स ने अपने यहां मोरों को संरक्षण दिया है। जी हां, पीएसी के इस केंद्र पर एक राष्ट्रीय पक्षी मोर संरक्षण केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में काफी संख्या में मोर जवानों के आसपास देखे जा सकते हैं। इन्हें प्राकृतिक माहौल और दाना पानी देने के लिए 47वीं पीएसी टास्क फोर्स ने विशेष कदम उठाए हैं। आईपीएस कमांडेंट कल्पना सक्सेना के नेतृत्व में इस केंद्र को चलाया जा रहा है, जहां मोर अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। किस तरह चलाया जा रहा है ये केंद्र, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने 47वीं पीएसी टास्क फोर्स की कमांडेंट कल्पना सक्सेना से। पीएसी शांति बहाली के लिए तो पहचानी ही जाती है, लेकिन अब पहचानी जा रही है मोरों के संरक्षण के लिए भी। जी हाँ, गाजियाबाद के 47 पीएसी टास्क फोर्स के अंदर मोर संरक्षण केंद्र बनाया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की कमांडेंट कल्पना सक्सेना मैडम। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान कृष्ण का और राधा का प्रिय पक्षी है और प्राकृतिक रूप से और हमारी इस बटालियन के परिसर में हमारे सौभाग्य से यहाँ के जंगल में कुछ मोर निवास किया करते थे, लेकिन उन मोरों को सुरक्षा नहीं थी तो कई बार कुत्तों के द्वारा मार दिया जाता था अथवा पशुओं के द्वारा वो मर जाते थे और उनकी संख्या भी बहुत नहीं थी और वो हेल्दी भी नहीं थे। ये सब देखते हुए, क्योंकि यहाँ पूर्व में यहाँ की हरियाली और हरितिमा के कारण मोरों को रखा गया और इनको एक सुरक्षा की दृष्टि से इनको नेचुरल परिवेश दिया गया और यहाँ पर पेड़ों की टहनियाँ, सूखे पेड़ों की डाल के इनको पूर्ण सुरक्षित माहौल दिया गया और इनको हेल्दी फूड प्रोवाइड कराया गया उनको समय से, जिसके कारण आज मोर हमारे पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए हैं। इनकी संख्या बढ़ गई है और ये अब एग्स भी दे रहे हैं और पिछले 3 महीने के अंदर इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। आज की तारीख में हमारे पास में लगभग 45 मोर हैं और ये सुबह की और शाम की यहाँ की छटा देखते ही बनती है इस परिसर की। और ख़ास तौर से हमारे वाहिनी के जवानों के लिए जो एक मोनोटोनस ज़िंदगी जीते हैं और सुबह शाम देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं, जब उनके परिवारजन और वो खुद सुबह और शाम इन मोरों के बीच में रहते हैं तो निश्चित रूप से उनको एक बहुत सुखद अनुभव होता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जवान और परिवारों के अतिरिक्त अन्य भी पब्लिक के लोग इन मोरों को देखें और इसका सुखद अनुभव ग्रहण करें। मैम, ये केंद्र कब स्थापित किया गया और क्या सोचकर इस केंद्र की स्थापना की? ये अभी दिसंबर में हम लोगों ने, जब एक कुत्ते ने एक मोर को मार दिया था तो उससे हम लोगों को बहुत वो दुखद अनुभव था। उसके बाद हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे
मेरे अलावा मेरे डिप्टी कमांडेंट रफ़ीक अहमद और क्वार्टर मास्टर सभी टीम ने एक ये सोचा कि यहाँ पर एक संरक्षण केंद्र बनाया जाए। हमारे जवानों ने बहुत मेहनत करी चारों तरफ इसको नेचुरल परिवेश देने की। आप लोग किस तरह से इनकी देखभाल कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए 24 घंटे एक आरक्षी यहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा हम लोग सुबह और रूटीन में 3 बार इनको फूड देते हैं, जिसमें इनके मौसम के अनुसार बाजरा, मक्का, मोटा अनाज देते हैं, पानी देते हैं। और हमारे मैस के जो जवान हैं अपना भोजन भी बड़े शौक से यहाँ पे ला के डालते हैं। तो इस समय ये मोर हमारे सभी जवानों के प्रिय साथी हो गए हैं। कहीं ना कहीं जवानों के प्रिय साथी हो गए हैं। ये बता रही थी IPS कल्पना सक्सेना मैडम, जो किस तरह से यहाँ पर मोरों को संरक्षित किया जा रहा है, इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ देखने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर करीब 45 मोरों को देखा जा सकता है, तो अपने आप में एक अनूठी पहल इसे कहा जा सकता है। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, गाजियाबाद। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके बूस्टर को DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल ने अरब सागर में अपने टारगेट पर सटीक हमला किया। मिसाइल में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर ब्रह्मोस एरोस्पेस लगातार काम कर रहा है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कथित मारपीट की खबरों के बीच बिहार सरकार की ओर से एक टीम ने आज तमिलनाडु का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया, तो भाजपा ने इस पूरे मामले में बिहार के CM नीतीश कुमार को घेरा। इस बीच तमिलनाडु से बिहार वापस आने वाले कुछ मजदूरों ने कहा कि उनके साथ तमिलनाडु में अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ कथित अभद्रता और इस संबंध में एक बगैर पुष्टि के वीडियो के सामने आने के बाद दक्षिण से लेकर पूरब तक की राजनीति गर्मा गई है। मामले के सामने आने के बाद से बिहार सरकार के अधिकारियों की टीम तमिलनाडु के दौरे पर है, जो लगातार वहां के प्रवासी श्रमिकों और ठेकेदारों से संपर्क में है। इन्होंने जगह जगह बैठकों में शामिल होकर प्रवासी श्रमिकों को ये भरोसा दिलाया कि राज्य में हालात ठीक हैं और उन्हें आगे किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार सरकार के आदेश से 4 सदस्य है टीम जो तमिलनाडु जाके IR ऑफिशियल से मिलेंगे। बिहार के जो वासियों उधर है काम कर रहे हैं वो लोगों से मिलेंगे, उनका कुछ जो भी इश्यूज है उसके बारे में बात। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले की कथित अफवाहों के मद्देनजर कहा कि राज्य के लोग अच्छे और मिलनसार हैं। राज्यपाल ने अपने बयान के जरिए प्रवासी मजदूरों की सभी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। राजभवन ने इस बारे में तमिल, अंग्रेजी और हिंदी में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग बहुत अच्छे एवं मिलनसार हैं तथा राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। तिरुपुर के पुलिस अधीक्षक शशांक साई ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों में दहशत फैलाने के लिए अफवाह फैलाने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि वायरल हुए फर्जी वीडियो को ब्लॉक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अशांति फैल रही है। इस संबंध में तमिलनाडु पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसका बीजेपी की तरफ से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। Because it is the DMK which was abusing the migrant workers. It is the DMK's MLA, Mr. Panrutti Velmurugan. The ministers, they have been calling them as Panipuri Walas and building coolies. In fact, Dayanidhi Maran, the MP, also had spoken very ill about, bad about demeaning the migrant workers. The government and the police should have acted very early, at least before an year. But some YouTube channels which are very close to DMK, which the YouTube channels and the anchors or owners who have met the chief minister when DMK came to rule, those people are spreading venom against these Hindi laborers. इस बीच रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले मुसाफिर अपनी बीती बताते हैं। उनका कहना है कि सस्ती दरों पर काम करने के लिए मजबूर होने पर बिहार के श्रमिकों के साथ भेदभाव किया जाता है। उनके लिए काम कराया पैसा नहीं देता है सर, इसलिए काम गरीब आदमी अपना गांव में आ गया भाग के। और पुलिस प्रशासन वगैरह क्या कहता है वहाँ? भी नहीं बोलते है, वहाँ का कुछ भी नहीं बोलते है, सब उसका मिला हुआ आदमी लोग। डर का माहौल हो गया है, लड़का लोग मतलब जैसे कोरोना में लोग जा रहा था, यहाँ भी वैसे ही भाग रहा है। हिंदी वाले से यहाँ से कोई गुजारा नहीं, यहाँ तमिल वाले सब हो गए। अम्बापुर में काम करते थे, दिहाड़ी वाले काम करते हैं, बिल्डिंग वाला जी, उसी में काम करते थे। तो जहाँ पाते वहाँ देखते थे 10 बिहारी वहाँ को जाकर और तमिल वाला मारने पीटने लगता है। कहता है कि तुम भागो, हिंदी वाला सब भागो यहाँ से, काम हमको नहीं मिल रहा।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में भेजी गई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों पर हुए हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जब टीम गई है, जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर जो है अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉलरेट नहीं करेगी, चाहे यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो। भाजपा के नेताओं ने इस मुद्दे पर बिहार सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। चेन्नई से पटना तक कौन झूठा कौन सच्चा को लेकर तकरार मची हुई है। यहाँ एक तरफ राज्य की सरकारें हैं जो सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में ट्रेन से लौटे प्रवासी भी हैं जो कुछ और ही हकीकत को बयां कर रहे हैं। चेन्नई से जय सिंह के साथ पटना से सलमान हैदर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात होली की। होली से पहले ही देश के तमाम शहरों में होली की धूम दिखाई देने लगी है, जिसको लेकर माहौल होलीमय हो गया है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, काशी समेत कई ऐतिहासिक शहरों में होने वाली होली को देखने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ हवा में उड़ता गुलाल। होली के कुछ दिन पहले ही देश के कोने कोने से ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। ये त्योहार है दिलों को जोड़ने का, सतरंगी रंगों में रंगने का। देश के कई हिस्से में होली की शुरुआत कई दिनों पहले ही शुरू हो गई है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना और काशी सहित भारत के अन्य शहर होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। कहीं फूल की होली, कहीं रंग गुलाल की, कहीं लड्डू तो कहीं लठमार होली। हर जगह होली का खुमार सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। बरसाना और नंदगांव के अलावा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी होली की छटा देखते ही बन रही है। यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जमकर रंग गुलाल उड़ रहे हैं। वहीं देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात प्राचीन नगरी काशी में भी होली के रंग का खुमार अपने शबाब पर है। काशी में रंग भरी एकादशी के अगले दिन शनिवार को एक आयोजन में लोग ढोल, मजीरे और डमरुओं की थाप के बीच जमकर झूमे। देश की प्रसिद्ध होलियों में से एक कुमाऊनी की खड़ी होली भी है। करीब 1.5 से 2 महीने तक चलने वाले इस त्योहार को उत्तराखंड कुमाऊं निवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो होली की भी आपको एडवांस में शुभकामनाओं के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर दिन, हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।